हमारे देश में इतिहास को लेकर नए सिरे से दिलचस्पी पैदा हो गई है या पैदा की जा रही है। जिसका जैसा मत उसकी वैसी व्याख्या। इस इतिहास का एक सिरा जब धार्मिक आस्था से जुड़ जाए तो तर्कों की गुंजाइश कुछ कम हो जाती है। ये भी एक आक्षेप लगाया जा रहा है क्योंकि भावनाएं प्रधान हो जाती हैं। इनके इर्द गिर्द सियासत है, राजनीतिक पहचान है, अस्तित्व की पहचान है, रिलीजियस आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी जैसे कई सवाल हैं जो एक दूसरे में मर्ज होते जा रहे हैं। और इन सब के बीच कोर्ट की दहलीज है जहां पर कुछ सैकड़ों साल पुराने, कुछ हजारों साल पुराने मसले सुलझाने की जुगत चल रही है। इस पूरी बहस में कई दफा इतिहासकार पीछे रह जाते हैं जो ऐतिहासिक शोध के तौर तरीकों से वाकिफ हैं, जिन्हें पता है कि ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाती है, और इसके बजाय बहुत सारी थ्योरी प्रोपोगेट करने वाले लोग आगे आ जाते हैं। इन सब के बीच एक बड़ा अकादमिक सवाल भी है जो एक पक्ष के लिए इल्ज़ाम की तरह है कि क्या इस देश का इतिहास लिखते समय पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया और उसी के हिसाब से व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। क्या आज़ादी के बाद इस देश का इतिहास जो सिलेबस के लिए लिखा गया, जो पाठ्यपुस्तकों के लिए लिखा गया, उसमें भी रूलिंग क्लास की सहूलियत, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन का ख्याल रखा गया? क्या सेकुलर फैब्रिक के प्रेशर में उसको बनाए रखने की जद्दोजहद में तमाम क्रूर ऐतिहासिक सत्यों को दरकिनार किया गया? और इसके उलट थ्योरी है कि क्या आज़ादी के 75वें वर्ष में जब हमें अतीत से संवाद तो करना चाहिए लेकिन नज़र भविष्य पर होनी चाहिए, नज़र तरक्की पर होनी चाहिए, ऐसे वक्त में क्या इतिहास की लड़ाइयों को खोद के नए सिरे से कुछ रचने की और जो हो रहा है उससे ध्यान हटाने की कोशिश है? ये बहस के कुछ आयाम हैं। इन पर बातचीत करने के लिए और विशेष संदर्भ क्या है? विशेष संदर्भ ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बाकायदा कोर्ट में बात चल रही है, कमिश्नर नियुक्त हो रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है कि क्या वो अंदर गौरी श्रृंगार मंदिर है, वहाँ पर 365 दिन पूजा हो ना हो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली और उसके बगल में ईदगाह, उसको लेकर बात चल रही है। और काशी वाले में तमाम एविडेंस दिए जा रहे हैं, मथुरा वाले में मुकदमे हो रहे हैं। और इन सब के बीच एक पुराना शगुफा है आगरा का कि साहब वो तेजो महालय था 1989 की। ये थ्योरी के पक्ष में कई चीज़ें, और फिर कह दिया गया कि वो 22 कमरे खुलवाइए। अब ये जब 22 कमरों का मसला आया तो हमने कई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर चुके लोगों से बात की। हमने चाहा कि उनसे समझा जाए कि ये माजरा क्या है। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर दो विद्वान इतिहासकारों के पास चलूँगा और इस बहस के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हैवी है। हमें जो दिखता है सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टूम है और 4 मीनारें हैं, इसको बनाए रखने के लिए, इसको साधने के लिए इस तरीके का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया जिसमें ज़मीन के अंदर बहुत सारे शेल्स, कुआंनुमा आकृतियां बनाई गई ताकि वो बैलेंस बरकरार रहे। उन्हीं पर ताले जड़े हैं, कुछ मीनारों के कमरे हैं। 3-4 दशक पहले तक ये खुले भी रहते थे, फिर रखरखाव और दूसरी समस्याओं के चलते ताला डला, लेकिन अभी भी रेगुलर इंटरवल पर एएसआई यहाँ पर जाता है, इनकी मरम्मत का सब काम करता है। इसी आशय की खबर जो हमें एएसआई के बुजुर्गों ने बताया, इससे मिलती जुलती खबर आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी है। तो 22 कमरों का तो मामला ये है और दावे के साथ कहा गया कि उसमें कोई देव मूर्ति नहीं है। अब ये जो पूरा एक वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, टू रिक्लेम द लेगेसी, टू रिक्लेम द कल्चर और आइडेंटिटी, इस पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 इतिहासकार, 2 विद्वान मेहमान। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। जेएनयू में जो हिस्ट्री का अध्ययन केंद्र है, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, उसकी मुखिया रही प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका नेता नगरी में। और दूसरे विद्वान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नाम है प्रोफेसर मक्खन लाल। वो भी कई विद्वत वाली जगहों पर रहे, कई विद्वत परिषदों का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। मक्खन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में।
मेरा सौभाग्य है, और मैं, जैसा मैंने कहा सौरभ जी, कोई जरूरी नहीं कि आपके हर बात से हमेशा हम एग्री करें, लेकिन मैं आपका एडमायरर हूँ, प्रशंसक हूँ। और जैसा मैंने कहा कि फर्रुखाबाद में गोलगप्पे खाते हुए और हींग भी ढूंढते हुए, वो सब मैंने देखा है, और यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू भी देखा। तो हम सर देखते सर रहते सर हैं आपको, बहुत क्वाइटली, बहुत बहुत बड़प्पन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि एक नागरिक के तौर पर हाउ शुड आई डील विद माय पास्ट, इस पर मैं आप दोनों की राय जानना चाहता हूं, कुछ व्यक्तिगत उदाहरण देकर समझना चाहता हूं। एक तरफ मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला मन है जो अपने बैचमेट्स को देखता है जो यहां से साइंस की बुनियादी पढ़ाई करके विदेश में चले गए, और मैं उनसे पूछता हूं कि तुम भारत में रह के रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि भारत में लैब बनाना, लैब चलाना, रिसर्च को सपोर्ट करना खासा मुश्किल काम है, वैसा तंत्र नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से। कुछ एक अपवाद है, लेकिन लार्जली दिस इज वाई दे आर मूविंग। मैंने एम्स के डॉक्टर मित्रों से पूछा कि ज्यादातर लोग एमबीबीएस करके विदेश क्यों चले जाते हैं, दे सेड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो एक तरफ मेरा मन कहता है कि हमें इन सब चीजों पर खूब फोकस करना चाहिए। दूसरा मेरा मन मेरे इतिहास में मौजूद है। जब मैं खजुराहो जाता हूं और वहां की सुंदर मूर्तियों को टूटा हुआ देखता हूं, जब मैं नालंदा देखता हूं और वहां के भग्नावशेष देखता हूं, तो एक कोफ्त पैदा होती है, क्रोध भी आता है कई दफा कि कैसे मूर्ख शासक थे जो अपने धर्म को महान बताने के फेर में किसी ने लाइब्रेरी जलवा दी और किसी ने हमारे देवी देवताओं का मूर्ति भंजन कर दिया। तो ये दो मन हैं जो कई हिंदुस्तानियों के होते हैं। मैं कैसे डील करूं अपने अतीत के साथ, क्योंकि कुछ चीजें जो नजर आ रही हैं उन्हीं कुछ चीजों को कई लोग एम्पलीफाई करते हैं, और फिर जब वो आस्था और श्रद्धा से जुड़ जाती हैं तो एक बड़ा प्रश्न बन जाती हैं। और फिर सवाल ये भी आ जाता है कि भारतीयता, और इस भारतीयता पे किस रिलीजन का, किस पंथ का, किस संप्रदाय का कितना ज्यादा क्लेम है, कौन कितना विक्टिम रहा पहले और कौन अब ज्यादा विक्टिम है। प्रोफेसर मुखर्जी, आई विल स्टार्ट विद यू। तो आप जो सब आपने कहा उसके ऊपर आप मेरे रिएक्शन चाह रहे हैं? जी मैम। बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए हैं, और खासकर आपने कहा है कि एक नागरिक के हिसाब से आप कैसे इस सिचुएशन से डील करें, कि एक आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो आपको कुछ सवाल आपके सामने रखता है, खासकर आपके जो बैचमेट्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, और जो हिंदुस्तान के असली प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने बाधा बने हुए हैं, और इतना बड़ा एक ब्रेन ड्रेन हम फेस कर रहे हैं मोर देन हाफ अ सेंचुरी। जब से अमेरिका ने अपने दरवाजे खोल दिए मिड 60s पे, तब से हमारे आईआईटी के प्रोडक्ट और हमारे एम्स के प्रोडक्ट रेगुलरली ऑलमोस्ट पूरे पूरे बैच चले जाते हैं। ये हमारे रियल लाइफ इश्यूज हैं। और दूसरी तरफ एक आपने कहा कि उसको काउंटर किया आपने एक इमोशनल रिएक्शंस के साथ, कि मैं जब नालंदा जाता हूँ या मैं खजुराहो जाता हूँ तो जिस तरह की चीजें मैं देखता हूँ तो कई सवाल मेरे मन में आते हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि कौन विक्टिम था, कौन परपिट्रेटर था, अभी मैं कैसे ये सब चीजों से डील करूँ। तो देखिए, मैं एक तो ये कहूंगी कि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, और एक तो फॉर्मल एजुकेशन का, साइंटिफिक एजुकेशन का, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है कि कैसे हम इन चीजों से डील करते हैं। अगर हमने अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक अच्छी शिक्षा पाई है, एक क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी पाई है, दूसरे देशों की भी इतिहास पढ़े हैं, तो हमारे सामने ये बात साफ हो जाएगी कि जो इतिहास का पूरा दौर है, एंशिएंट पीरियड से प्री हिस्ट्री से लेकर हम चले तो बहुत सारे फेजेस होते हैं ह्यूमैनिटी की लाइफ में। एक सिविलाइजेशनल एक दौर होता है, तो एक स्टेजेस होते हैं जबकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं एक तरीके से एक दूसरे के साथ डील करते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे हम लोगों को यह समझ आती है कि ये चीजें जो है हमें अब अपने जो सिविलाइजेशनल, जैसे मैंने कहा, प्रोग्रेस होती है,
तो हम ये समझते हैं कि आपस में संबंध जो है और आपस में जो डील करना है और इतिहास को कैसे डील करना है, इमोशंस को कैसे डील करना है, हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ये कहूंगी कि नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे सोसाइटी के अंदर एक देश के अंदर या आपस में जो डीलिंग्स है देशों की, पूरा पीस मूवमेंट कब बना? हिंदुस्तान में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने नॉन वायलेंस का आइडियल हमारे पूरे समाज के सामने, हमारे सिविलाइजेशन के सामने लाके रखा एज अ प्रैक्टिकल आइडियल। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है मुझे सिविलाइजेशन का, और एक बहुत बड़ा पीस मूवमेंट पूरे दुनिया में भी चला। जब से लीग ऑफ नेशंस की कोशिश हुई, यूनाइटेड नेशंस की कोशिश हुई, तो एक तरह से सोसाइटी अपने आप को सिखाती है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, हम ये जरूरी नहीं है कि मिडीवल पीरियड में जो तरीके थे, क्रूसेड्स में जो लड़ाइयां हुई थी, जो मुस्लिम आए या उसके पहले बुद्धिस्ट रूलर हिंदुस्तान में थे। एक समय था जब हिंदुस्तान में पूरा बुद्धिज्म छाया हुआ था, फिर बुद्धिज्म का हिंदुस्तान में डिक्लाइन हुआ, पर बाकी दुनिया में तो बुद्धिज्म बहुत फैला। पर हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म, बहुत लोग कहते हैं, रीअसर्ट किया अपने आप को, तो पूरा बुद्धिस्ट और सिविलाइजेशन के जितने प्रतीक थे, उनके मंदिर थे, उनकी मूर्तियां थी, वो डिस्ट्रॉय की गई। पर एक वो फेज था। फिर उसके बाद इस्लाम जब हिंदुस्तान में आता है, पहले तो इस्लाम जो है कॉन्करिंग रेस के तरीके से नहीं आता है, इस्लाम ट्रेडर्स के थ्रू आता है। जिस तरह क्रिश्चियनिटी इंडिया में आती है फर्स्ट सेंचुरी में, जब क्रिश्चियनिटी पैदा होती है, केरला में आती है, वहां भी वो ट्रेडर्स के थ्रू आती है। पर बाद में जब नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन्स होते हैं, कई कॉन्करर्स आते हैं, तो जैसे उस समय का दौर था जब कॉन्करर्स आते हैं, वो कॉन्कर करते हैं, और जो समाज को कॉन्कर करते हैं, उस समाज की जो प्रेशियस चीजें होती है, उनकी मूर्तियां, उनके मंदिर, उनके और भी जो सिंबल्स हैं उनकी ऑटोनॉमी के, उसको वो अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। प्लस प्री मॉडर्न पीरियड में और मॉडर्न मतलब कॉलोनियल पीरियड में अलग तरह का एक एक्सप्लॉयटेशन होता है और ट्रिब्यूट होता है और ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है। पर मिडीवल पीरियड में प्लंडर जो था, एक बहुत बड़ा सोर्स था एक्सप्लॉयटेशन का और एक्सटॉर्शन का। तो जब रूलर्स आते थे तो वो प्लंडर करते थे जो जहां वो जाते थे। ये पूरी दुनिया में होता था, ये नहीं है कि हिंदुस्तान में हुआ। आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप मंगोल्स का पढ़ लीजिए, आप यूरोप का हिस्ट्री आपस में जो है रोमन एम्पायर पढ़ लीजिए। कहाँ पे जो है इस तरह की हिस्ट्री नहीं है। हर देश में लोग अगर वापस जाके इमोशन के बेसिस पे अपनी हिस्ट्री अब देखने लगे तो क्या बनेगा दुनिया का। तो ये एक कंसेंसस फिर सोसाइटी में डेवलप होता है जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं कि एक तरीका हमें आना चाहिए अपने पास्ट के साथ डील करने के लिए। जो चीजें जो हैं जो हमें आज नुकसान करेंगी, आज अगर हम कहें कि नहीं वायलेंस के बेसिस पे हम डील करेंगे, हम क्यों सब रिएक्ट कर रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक कंसेंसस है इस वक्त दुनिया में कि कोई भी एक देश चाहे वो कितना पावरफुल हो जाए, उसको ये हक नहीं है कि दूसरा चाहे छोटा हो, कमजोर हो, उसके ऊपर जाके उसकी सॉवरेनिटी को अटैक करे। ये कंसेंसस दुनिया में बना है थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ लाइव्स। तो इंसान सीखता है, सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। तो मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि आज जहां हम हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक स्टेज पे पहुंचे हैं जब हम अपने पास्ट को एक इक्वानिमिटी से देखने की जरूरत है, उसको एज अ पास्ट स्टडी करने की जरूरत है, उसकी जो कमजोरियां हैं, उसके जो स्ट्रेंथ्स है, हर एक से सीखने की जरूरत है। पर अगर हम इमोशन के बेसिस पे डील करेंगे, मैं एज ए हिस्टोरियन, आप ये सोचिए कि अगर मैं अपनी भावनाओं को प्रमुखता दूंगी, जैसे आपने कहा, मैं जाके मैंने मंदिर कोई देखा कि उसके मुझे गाइड ने कहा कि फलाना जी यहाँ पे ऐसे तोड़ा था या ये डिफेस किए हुए, उसके बेसिस पे मैं आके अपना एनालिसिस करने लगूं तो आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं क्लास में आके एज ए हिस्टोरियन आपको ये हिस्ट्री सिखाने लगूं
मेरे इमोशन के बेसिस पे, तो यू विल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर मी. व्हाई शुड यू? आई एम अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन. माय जॉब इज टू लुक एट द पास्ट dispassionately, analyze it, look at the strengths, look at the weaknesses, bring them before you, and see what we can learn from it. I also have a responsibility to be dispassionate with facts. मैं समझती हूँ कि एज अ हिस्टोरियन मुझे सबसे पहली चीज जो हमारे टीचर्स ने सिखाई थी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट के रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हिस्टोरियन के लिए है वो फैक्ट्स है. और फैक्ट्स का मतलब इमीडिएटली ट्रूथ आ जाता है, एनालिसिस बाद में आता है. हम जब क्लास में, मैं अगर मान लो हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी पढ़ाती हूँ, मैं कम्युनल भी पढ़ाती हूँ, मैं कॉलोनियल पढ़ाती हूँ, मैं फिर सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाती हूँ, मैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाती हूँ. मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि कैसे हिस्टोरियंस ने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह इसी पास्ट को देखा गया है. परंतु सबसे पहले मैं उनको ये कहती हूँ कि आप जब किसी का भी क्रिटिक करते हैं तो सबसे पहले आप फैक्ट्स की तरफ जाइए. हिस्ट्री इज नॉट जस्ट पर्सपेक्टिव एंड व्यू पॉइंट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अल्टीमेटली वो वाला पर्सपेक्टिव जो है वो विन करेगा, उसकी जीत होगी जिसके पास ज्यादा फैक्ट्स हैं और जिसके पास सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जो हमसे चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, एनालिसिस चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, ट्रूथ चाहिए. आप हमें नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं एक्सपेक्ट करते हमसे कि एक इमोशन के बेसिस पे जो है हम अपना काम करें. ये मेरा पर्सपेक्टिव. ऑलराइट. प्रोफेसर मक्खनलाल जी, हमने प्रोफेसर मुखर्जी को सुना. एक सवाल जो उनको सुनते हुए भी और अदरवाइज भी पब्लिक स्फीयर में लगातार रहता है वो ये है कि क्या फैक्ट्स के चुनाव की भी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है? क्या एक अलग कल्चरल और एकेडमिक हेजमनी होती है जिसमें कुछ फिक्स नैरेटिव होते हैं जिनको लगातार सब्सटेंशिएट किया जाता है और कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जाता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी इस देश में कांग्रेस सत्ता से हटती है तब इस चीज़ पर डिबेट होती है, जब भाजपा आती है, कि जो विशुद्ध भारतीय मूल्य हैं उनकी लंबे समय तक अनदेखी की गई. और एक ये इंटरप्रिटेशन भी होता है कि ये जो बार बार मुगलों के दौर को महानता का दौर बताया गया है वो ऑपरेशन का दौर था. इट वाज डार्क एज जो पृथ्वीराज चौहान की हार से शुरू होती है और फिर सल्तनत काल, फिर मुगल काल और फिर अंग्रेज़ों के काल तक चलती है. फ़र्क सिर्फ इतना था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं या मुस्लिमों को ऑपरेस तो किया लेकिन उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, और ख़ासतौर पर 1857 के विद्रोह के बाद. प्रोफेसर मक्खनलाल, आप इस पूरी कवायद को कैसे देखते हैं और प्रोफेसर मुखर्जी के इंटरप्रिटेशन से आप कितना सहमत हैं? देखिए, प्रोफेसर मुखर्जी को मैं तब से जानता हूँ व्यक्तिगत स्तर पे, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिप्टी डायरेक्टर था आर्कियोलॉजी की. आप और इनके पति जी आते थे बराबर, आदित्य जी. हम लोगों की मुलाकात है एंड आई हैव ऑलवेज हेल्ड इन वेरी हाई एस्टीम डिस्पाइट नॉट एग्रीइंग इन सर्टेन थिंग. दैट इज व्हाट द पर्सनल थिंग्स मैटर, बट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर. But let me begin with a wonderful thing that she has stated. I wish that was followed very strongly at the center where she served and headed. And that is, she very categorically said, first thing is facts. Facts are sacred. State the fact. Then afterwards, all the pages are there for your own interpretations. And therefore, place the facts in front of the reader, in front of the general public, in front of the historians, so that everybody has a chance to interpret his ideas in his own way and not just you. I'm not one of those. Please, तो जो बात मैं कह रहा था कि मुतला जी को मैं उस जमाने से जानता हूँ, हमेशा उनकी राइटिंग को लेके, आदित्य जी की राइटिंग को लेके हमेशा एक भाव रहा है, विनम्रता का के अलावा उसको एक एडमिरेशन का भाव रहा है. लेकिन जब हम ये कहते हैं कि फैक्ट्स आर फर्स्ट, फैक्ट्स अगर आप सबको दे देंगे तो बाकी सबका उतना अधिकार इंटरप्रिटेशन पे बढ़ता है जितना आपको अपना है. मैं ये मान के चलता हूँ एज ए हिस्टोरियन कि फैक्ट्स को इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ हिस्टोरियंस को नहीं है, बल्कि उनको भी है
जो उसे पढ़ते हैं। और शायद यही एक वजह थी कि आप नालंदा गए, आप यहाँ गए, वहाँ गए, गुस्सा भी आया, एक अजीब भाव, वो आपका इंटरप्रिटेशन है। और उस इंटरप्रिटेशन के पीछे दो कारण हैं, या तो आप पूरे फैक्ट्स जानते हैं या आधे फैक्ट्स जानते हैं। इतिहासकार होने के नाते, और मेरा ख्याल है कि मिथिला जी इससे एग्री करेंगी, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रही है, जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन कहलाते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन कहलाते हैं, तब से लेकर 2002 तक, 2002 मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक वो वाटरशेड मार्क है जिस पर मैं बाद में आऊंगा, and I will remind my elder sister Mithila ji that why I said 2002. There was a kind of history writing where we tried to ignore facts. जो आपने ये बात कही कि क्या फैक्ट्स को चूज करने में, क्या फैक्ट्स को सेलेक्ट करने में भी बायस रहता है, और एक्चुअली लगभग 100 वर्षों तक यही हुआ। फैक्ट्स को आपने तमाम इग्नोर किया। हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, चाहे वो ये अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए, लॉट एंड लॉट ऑफ गाइडलाइंस फॉर इशूड, ये फैक्ट्स स्टेट करना है, ये फैक्ट्स नहीं करना है, ये समाज के अच्छाई के लिए ठीक नहीं है, ये समाज की बुराई लगेगा। मैं एज ए हिस्टोरियन इस बात पे कतई नहीं एग्री करने को तैयार हूँ कि हम जो किसी को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे, वो हिस्ट्री लिखे। नहीं, हमारा जॉब किसी कुक का नहीं है, मैं कोई रसोइया नहीं हूँ कि जो ग्राहक आया है उसके हिसाब से हम उसके स्वाद से खाना तैयार करें। हमारा काम ये है कि फैक्ट्स जो हैं वो सैक्रेड हैं, आप उनको सबके सामने रखिए। बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल का वो सर्कुलर शुद्धो अशुद्धो, जिसमें कहा गया कि मुसलमान आक्रांताओं के बारे में बात नहीं की जाए, मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने की बात न की जाए, और चीजें न की जाए। वास्तविकता एक बहुत बड़ी है, और वो ये है कि हम अपने देश में स्वतंत्र होने के बाद भी अपने इतिहास को ढंग से लिख नहीं सके। इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। हम अंग्रेजों की परिचर्चा में पड़े रहे, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए सारे सिद्धांतों में पड़े रहे, और सबसे बड़ी बात उसका ये हुआ कि इतिहास में कहीं कोई अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं रखी गई। जो ब्रिटिश पीरियड में थोड़ा बहुत लिबरलिज्म था, अगर आरसी मजूमदार और डीसी सरकार, टीवी महालिंगम शास्त्री, ये अपना केपी जायसवाल, ये लोग अगर डिफरेंट मत रखते थे तो कभी वो गाली गलौज वाली स्थिति नहीं आई जो 1947 के बाद जो मेन स्ट्रीम अपने इतिहासकार कहने लगे, सेकुलर इतिहासकार करने लगे, उनसे कोई भी इतर ओपिनियन को तुरंत ब्रांड कर दिया गया, चाहे कम्युनल कह दिया गया, चाहे गैर पढ़े लिखे कह दिए, चाहे जो कहा गया। ये इसकी वजह से एक सबसे बड़ी समस्या आई कि हम देश, एक जो देश होता है वो अपने इतिहास में नहीं जीता। देश को अपने इतिहास में नहीं जीना चाहिए। कंट्रीज मस्ट लर्न नॉट टू लिव इन हिस्ट्री बट लिव विद हिस्ट्री। हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई है कि हम इतिहास के साथ भी जीना नहीं सीख सके, इसलिए इतिहास में जो चीजें हमें इनकन्वीनियंट लगी उसको छिपा दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको कर दीजिए। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी 2-3 जनरेशन उस पवित्र फैक्ट से वंचित रह गई जिसका मिथिला जी अभी जिक्र कर रही थी। और 2002 में इसलिए बात कह रहा हूं बहुत ओपन तौर पे, और उन्हें ध्यान आ जाएगा कि 2002 में जो पहली बार एनसीईआरटी की किताबें बदली गई, जो 1968 के आसपास लिखी गई थी, 2002 में जब बदली तो बहुत हंगामा हुआ कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, इतिहास का पुनर्लेखन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तमाम चीजें। और हमको भी कम्युनल कहा गया, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कही गई, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कही गई। जब मैंने ये प्रश्न उठाया कि हम लोग ये बात करें कि ये इस किताब में कौन सा ऐसा फैक्ट्स है जो गलत है, कोई फैक्ट्स गलत नहीं बताए जा सके। दूसरी बात मैंने कहा कि किसी भी विषय में 1968 में, शायद हम फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, बायोलॉजी ले लें, कहीं भी आपको डेवलपमेंट हर जगह दिखाई देगा, लेकिन 1968 में आके वो किताबें रुक नहीं गई। तो 1968 के बाद से 2002 तक भारत के इतिहास की फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे आर्कियोलॉजी में हुआ हो, आप बात कर रही थी कि प्री हिस्ट्री मिलेनियम से लेके जो हुआ,
वो समाहित होना चाहिए। किताब कभी भी, इतिहास हो, कोई चीज हो, अंतिम वाक्य न लिखा गया है, न लिखा जा सकता है, सोचा जाना चाहिए कि अंतिम वाक्य लिखा गया। मैं हमेशा इस बात को जानता हूं कि वो देश, जॉर्ज सांतायना का वो सेंटेंस है, शी विल अप्रिशिएट एंड शी विल लाइक इट, कि दोज पीपल हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री दे बिकम वेरी सून हिस्ट्री इटसेल्फ, दे देमसेल्फ बिकम हिस्ट्री। लिहाजा अगर आप अपने देश के सही इतिहास को नहीं जानेंगे, झूठे इतिहास में पड़े रहेंगे, तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपका प्राचीन इतिहास आपके कंट्रोल में नहीं है, तो न तो आपका प्रेजेंट आपके कंट्रोल में है, न आपका फ्यूचर। लिहाजा मैं इस बात का मानता हूं कि पूरे देश को ये हक है जानने का कि फैक्ट्स क्या हैं, कन्वीनियंट हो चाहे इनकन्वीनियंट हो। मैं बिल्कुल इस बात को दावे के तौर पे कहना चाहता हूं, इतिहासकार होने के नाते इस समाज को वह भी जानना चाहिए जो इनकन्वीनियंट है, इस समाज को वह भी जानना चाहिए जो विकृत और तिरस्कृत है, इस समाज को वह भी जानना चाहिए जो समाज के लिए ठीक है, नहीं ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरियन होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि उनको सही पर्सपेक्टिव में पहले चीजें देके अपना सजेशन, अपना इंटरप्रिटेशन दें, लेकिन हम कोई चीज उनके ऊपर लादें नहीं। लादने से स्थिति वाकई खराब होती है। और मेरा एक बहुत बड़ी प्रार्थना है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर इतर ओपिनियन रखता है, इंटरप्रिटेशन अगर अलग रखता है, तो हमारे अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि हम उसे भी सुने, उसे भी अप्रिशिएट करें, न कि उसे ये कम्युनल है, ये सेकुलर है, ये इंपीरियलिस्ट है। तो अगर हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो हम इतिहास को कहां ले जाएंगे, वो मुझे हमेशा दुखी करता है। प्रोफेसर मक्खनलाल, मैं अगला बिंदु आपसे ही शुरू कर रहा हूं, देन विल गो टू प्रोफेसर मुखर्जी। क्या आप हमें हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स देके बता सकते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्स का सिलेक्शन हुआ? जैसे अकबर के बारे में बार बार बताया जाता है कि साहब वो बहुत महान राजा था। एक सोर्स रहता है जो अकबर के दरबारी इतिहासकार हैं उनका, लेकिन इसके पैरेलल एक सोर्स भी है बदायूं शरीकों का जो बताते हैं कि ये तो कितना क्रूर शासक था, राजपूताने में इसने ये जुल्म किए, दूसरी जगह ये जुल्म किए, उनको हटा दिया जाता है। अब इसके बनस्बत जो दूसरी स्ट्रीम है वो ये पेश करती है कि साहब मराठाओं को आप हिंदू पद पातशाही से जोड़ते हैं, लेकिन उन्हीं मराठाओं ने अपने प्रभुत्व के लिए बुंदेलखंड में क्या किया। फिर इसका एक काउंटर आता है कि जो मुगल राजा इलाहाबाद में बंदी बना बैठा था उसको ले जाके दिल्ली में महाजी सिंधिया ने स्थापित किया। तो इस तरीके की बहुत सारी व्याख्याएं मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने कहा, और मैं इस चीज से सहमत हूं, कि आपके ऐतिहासिक सत्य कितने भी आपको अनकंफर्टेबल करने वाले क्यों ना हो, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू लिव विद इट। ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हैं? जी देखिए, हाँ। दो तीन चीजें बताना चाहेंगे। हम बुद्धिज्म की बहुत पढ़ाई करते हैं, और बुद्धिज्म को लेके मैं बहुत, इस बात मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। और अगर बहुत केयरफुली देखिए, इस बात को कभी नहीं कहा गया कि बुद्ध ने खुद क्या कहा। और ये बात मैं जोड़ना चाहूंगा कपिलवस्तु से, ये बात मैं जोड़ना चाहूंगा सारनाथ से। जब कपिल को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो जब ज्ञान बांटना चाहे तो उनको कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने, अगर आपको याद ध्यान होगा कि उनसे ये कहा गया, ये तो घर से भागा हुआ आदमी है, ये सन्यासी नहीं है। सन्यास के लिए किसी भी व्यक्ति को हिंदू परंपरा में 3 लोगों की परमिशन चाहिए, किसी एक की 3 में से। पहली परमिशन माँ की, उसने आपको पाला पोसा पेट में रखा। माँ नहीं है तो बहन की, जिसकी जिम्मेदारी माँ के बाद, पिता के बाद आपके ऊपर है। देखिए जरा समाज कैसे चलता है। तीसरी जिम्मेदारी अगर माँ बहन के अलावा पत्नी है तो पत्नी की होनी चाहिए। और जब बुद्ध को किसी ने सुनने से इनकार किया, वापस कपिलवस्तु जाते हैं, आप सांची चले जाइए, सारे डिपिक्शन है और जातकों में सारा डिस्क्रिप्शन है। वो जाते हैं और जनता एलोरा की, वो मैं आपको पेंटिंग याद दिलाना चाहूंगा, जो भगवान बुद्ध बहुत लंबे दिखाई दे रहे हैं, आभा मंडल है, और यशोधरा और राहुल वहां खड़े हैं, भगवान बुद्ध के हाथ में कटोरा है। और इस बात को पढ़ाया जाना चाहिए कि रूट्स पता चलती हैं। यशोधरा की सखी ने कहा,
सखी तथागत आ रहे हैं, तुम नहीं चलोगी? पूरा कपिलवस्तु गेट पर खड़ा है। उसने जवाब सुनिए क्या था, और ये जातकों की स्टोरी नहीं है, सत्य है। तथागत पूरी दुनिया के लिए होंगे, आज भी वो मेरे पति हैं, मुझे सोता छोड़ के गए हैं, बिना मेरी परमिशन के गए हैं। अगर उनको मुझसे मिलना है तो जहां छोड़ के गए थे वहीं आए। और ये पेंटिंग अजंता में अमर है, सबको देखते हैं, कटोरा लिए खड़े हैं और यशोधरा उसमें सिक्का डालती हैं, तब वो सन्यासी बनते हैं। और उसके बाद बुद्ध से पूछा गया कि अब आप ज्ञान बताइए कि आप क्या दे रहे हैं। तो और ये बात जो मैं कह रहा हूं, जातकों को नहीं पढ़ना आता, तो 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म यश राधा कृष्णन की वो एडिटेड किताब है, 1962 में छपी थी, जरा उसे देखिए और राधा कृष्णन का इंट्रोडक्शन देखिए। बुद्ध खुद कहते हैं कि हम किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है। पूछा गया बिन गुरु ज्ञान कहां से पायो? बुद्ध खुद कहते हैं कि मेरे ज्ञान के गुरु कपिल मुनि हैं, सांख्य फिलॉसफी के प्रवर्तक। और आप सांख्य फिलॉसफी उठा लीजिए, बुद्धिज्म को उठा लीजिए, हूबहू चलता है। बुद्ध कहते हैं हमने नया कुछ नहीं किया है, हमने बार बार उन्हीं चीजों का उल्लेख किया जो इस समाज में हजारों वर्षों से चली है। जहां ऐसी बड़ी चीजें बजाय कि ये बताना बिना किसी उद्देश्य के कि ये रिवोल्ट था, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था, ये इसके खिलाफ था। अरे भाई, ये भी तो एक अल्टरनेटिव है। आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन इस बात को भी तो कहने की हिम्मत रखिए। आ जाइए, आप अकबर की बात कर रहे थे, आप चाहे एक बड़ी किताब आई है, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, वो मुझे गर्व है कि वो मुझे मक्खन कह के बुलाती हैं कि मोहम्मद गजनवी वाज ए ग्रेट सेकुलर हीरो। अब भाई सेकुलर हीरो है, 11 बार 12 बार 13 बार उसने अटैक किया सोमनाथ पर, लेकिन इस सब चीजों का कभी जिक्र नहीं किया जाता। सोमनाथ पे अटैक करने के लिए जो गजनवी को चिट्ठियां लिखी गई अजमेर ख्वाजा से, उस बात का कोई जिक्र क्यों नहीं करता? आप करिए ना। प्रोफेसर, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर रोमिला थापर? तो ठीक है, किताब तो उन्हीं की है ना। नहीं, मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने दर्शकों को बाकायदा इन्फॉर्म करूं। प्लीज गो अहेड। तो ये लिखा जाना चाहिए कि ख्वाजा अजमेर शरीफ के ख्वाजा साहब जो थे वो बराबर महमूद गजनवी के टच में थे, और उनकी कम से कम 25 से 30 चिट्ठियां मौजूद हैं, छपी हुई हैं। ये बातें जब अधूरेपन से बात कीजिए कि महमूद गजनी चलता है गजनी से और सोमनाथ तक जाता है और कहते हैं कि वो सिर्फ जो है पैसे की लूट चक्कर में आता था। अरे भाई, महमूद गजनी से सोमनाथ के मंदिर के पुजारियों ने कहा जितना आपको सोना चांदी धन चाहिए ले लीजिए, मूर्ति मत तोड़िए, शिवलिंग मत तोड़िए। उनका मैं बुत फरोश नहीं हूं। फरोश का मतलब समझ रहे हैं आप? मैं बुतों का कारीबारी नहीं हूं, व्यापारी नहीं हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला हूं। मैं अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि सोने के बदले में मैंने तोड़ा ना, छोड़ दिया। ये बात बदायूनी की आपने जिक्र किया, बदायूनी को कोई कोट नहीं करना चाहता। और जोधा अकबर को लेके कोई भी कहीं भी आइडेंटिटी नहीं है, हम उसको सत्य मान के चल रहे हैं। अकबर के जो औरंगजेब की बात करते हैं, एक किताब छोटी सी मैं दिखा दे रहा हूं, माशरे आलमगीरी। माशरे आलमगीरी की शाकी मुस्ताद खान की किताब है, और उसके अलावा फतवाए आलमगीरी भी मेरे पास रखी है बगल में। इन किताबों का कोई जिक्र नहीं करता, जबकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब छोटी सी बात बताएं, सिलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स। माशरे आलमगीरी के पेज नंबर 55 पे काशी टेम्पल के डिस्क्रिप्शन का जिक्र है। कहा जाता है कि ये सब रिपोर्ट है, दरबार में जो फरमान दिया गया और फरमान की तामील हुई कि नहीं हुई उसकी रिपोर्ट है। तो ये काशी विश्वनाथ की जो मंदिर का जो तोड़ा गया, 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में मंदिर तोड़ा गया, और ये पेज नंबर 55 पर है, 1669 में। कोई जिक्र नहीं करता, जबकि औरंगजेब की अपनी दस्तावेज है। मथुरा का मंदिर जो तोड़ा गया था डेरा काशीराम का, वो 27 जनवरी 1970 का है, पेज 61 पर है। उसी तरह से उदयपुर में 14 जनवरी 1980 से लेके 24 जनवरी 1980 के बीच में कुल मिला के 76 मंदिर तोड़े गए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शाकी मुस्ताद खान
जो उस जमाने में रिपोर्ट पूरी लिखते थे वो कह रहे हैं। मेरा कहना यह था कि तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, हम इसमें बाद में जाएं, हम इस फैक्ट को सबके सामने रखें। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें फैक्ट्स नहीं छुपाना चाहिए। औरंगजेब ने तोड़ा, आप स्वीकार कीजिए कि सब स्वीकार करें कि हाँ ये मंदिर तोड़े गए, लेकिन छिपा देने से बात बिगड़ जाती है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि जो भी हो, हमको इतिहासकार होने के नाते फैक्ट्स सामने रख दे, उसके बाद जो जिसे जो कहना हो वो कहे। मैं यही कहना चाहूंगा। जी प्रोफेसर मुखर्जी, आपने प्रोफेसर मक्खनलाल को सुना। मैं कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तान का बड़ा मकबूल अखबार है डॉन, उसमें एक लंबा लेख पढ़ रहा था जिसमें वहाँ के एक इतिहासकार ने, मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों को और हुक्मरानों को खूब लताड़ा था इस बात के लिए कि तुम हिंदुस्तान से अपनी नफ़रत के चलते अपने साझा इतिहास को क्यों किनारे कर रहे हो। उस तरह के उदाहरण हम देखते भी हैं जहाँ शहीद आज़म भगत सिंह के बुत को, उनकी मूर्ति को नष्ट करने की लगातार कोशिश होती है, पर वो इस बहस को बहुत पहले ले गए। वो बोले कि आपका हिंदुस्तान से के साथ मिसाइलों का मुकाबला चल रहा है। हिंदुस्तान अपनी मिसाइल का नाम अग्नि रखता है, फिर पृथ्वी रखता है, तो आप गोरी रखते हो, गजनी रखते हो। लेकिन गोरी और गजनी तो जो पाकिस्तान का इलाका है उसके लिए भी इन्वेडर थे, आक्रांता थे। आपके पुरखे तो राजा दाहिर हुए सिंध के, आपके पुरखे उसके उधर के इतर लेफ्ट के लोग तो हुए नहीं। ये तो एक बात है। दूसरी बात जो प्रोफेसर मक्खनलाल कह रहे हैं कि फैक्ट्स के सिलेक्शन में भी एक किस्म की पॉलिटिक्स रही, क्यों नहीं हम ब्रूटली सारी चीजें बता देते हैं, अच्छी और बुरी। प्रोफेसर मुखर्जी। तो मैंने कहा बहुत सारी बातें प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने कही हैं। सबका तो एक एक चीज का बहुत लंबे डिबेट्स हैं, कई सालों से चल रहे हैं, ना आज शुरू हुए ना आज खत्म होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, जहां तक ये डिबेट जो है एक एकेडमिक लेवल पे रहते हैं ना, तो दीज आर वेरी लेजिटिमेट डिबेट्स। ये होने चाहिए, जरूर होने चाहिए आर्ग्यूमेंट्स कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव आपको कुछ फैक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करता है और कुछ फैक्ट्स को इग्नोर करने के लिए कंपेल करता है। ये सारी चीजें एज स्कॉलर्स हम क्रिटिकली खुद को हमेशा देखते हैं। इवन एक बेसिक जो टेक्स्ट है व्हाट इज हिस्ट्री एच कार्ड की, जो कि हर हिस्ट्री के स्टूडेंट को हम कहते हैं कि भाई पहले पढ़ लो, एक पर्सपेक्टिव आएगा आपको कि हिस्ट्री क्या है। उस पे ये बात साफ लिखी हुई है कि हिस्टोरियन जो है फैक्ट्स को सिलेक्ट करता है। फैक्ट्स की अपने, वैसे ऐसे तो हजारों फैक्ट्स हैं। तो जब मैं एक किताब लिखती हूँ, जैसे कि मैंने मानिए पंजाब के किसान आंदोलन पे किताब लिखी है, अब नेचुरली मैंने वो पूरे पीरियड पे स्टडी किया है, मैंने इतने सालों के अखबार पढ़े, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो उनमें से कुछ सिलेक्शन प्रोसेस तो होगा ही। जब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि मैंने जो कहानी बतानी है, मैं रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकती फिजिकली, इम्पॉसिबल है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक हमेशा पर्सपेक्टिव आता है और पर्सपेक्टिव आना जरूरी भी है। देखिए, ये दो चीजें अलग अलग हैं। पर्सपेक्टिव के बगैर, एक व्यू पॉइंट के बगैर, सबसे पहले आपको ये लेसन सिखाया जाता है जब आप रिसर्च करने जाएं कि एक अपना फ्रेमवर्क बनाओ। ऐसे ही जाके आर्काइव्स में जाके फैक्ट्स थोड़ी ढूंढने शुरू कर दोगे, या कोई मॉन्यूमेंट पे जाके जो भी दिख रहा है उसको लिखना शुरू कर दोगे। आपके पास एक हाइपोथेसिस होना जरूरी है कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैं क्या देखने जा रही हूँ, कौन सी नई चीज ढूंढ रही हूँ। उसका पहले जो उसके बारे में लिखा है उसको मुझे पढ़ना है, उसमें से जो सवाल निकलते हैं उन सवालों को सामने रखना है, और उसके बेसिस पे जाके मुझे फैक्ट्स ढूंढने हैं, और नेचुरली उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उस सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होंगी। उस सिलेक्शन प्रोसेस में मैं हिस्टोरिकली कहाँ पे लोकेटेड हूँ, मैं हिंदुस्तान में बैठ के हिस्ट्री लिख रही हूँ या इंग्लैंड में लिख रही हूँ या चाइना में लिख रही हूँ, वो मेरे जहन के अंदर, मेरे मेंटल मेकअप में है, नेचुरली वो मेरे को गाइड करेगा। तो ये चीजें जो है हम बैलेंस करते हैं। जब मैंने कहा कि फैक्ट्स हमको इग्नोर नहीं करने चाहिए, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो फैक्ट्स हमारे थ्योरी के या व्यू पॉइंट के खिलाफ भी जाते हैं, हम उनको देखें, उनको असेस करें, उनको प्रेजेंट करें। ये हमारा धर्म है एज ए हिस्टोरियन कि हम फैक्ट सप्रेस नहीं करें, परंतु एट द सेम टाइम एक व्यू पॉइंट, एक पर्सपेक्टिव
होना जरूरी है। उसके बगैर मैं एक फैक्ट का लिस्ट बना के आपके सामने रख दूंगी तो आप वो किताब पढ़ ही नहीं पाएंगे। वो एक धोबी लिस्ट हो जाएगी, वो एक हिस्ट्री की किताब नहीं होगी कि मैं शुरू से लेके आखिर तक एक एक चीज है उसकी फोटो आपको ताजमहल की 1000 फोटो एक किताब में लिख दो, देखिए जी ताजमहल की मैंने हिस्ट्री लिख दी, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो जैसे आप मुझे फोटो अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उससे क्या पता चलता है? सिर्फ एक फोटो दिखाई देती। तो ये जो मैं सबसे पहले मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगी, और मैं डिसएग्री करती हूँ मकरलाल जी से बहुत रिस्पेक्टफुली, कि इनका जो कहना है कि जो 60s में एनसीईआरटी के जो इनिशिएटिव से जो किताबें टेक्स्ट बुक्स जो लिखी गई, जो कि बहुत जाने माने जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उनके नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। रोमिला थापर ने लिखी बच्चों के लिए किताबें, बिपिन चंद्रा ने लिखी, आर.एस. शर्मा ने लिखी, सतीश चंद्रा ने लिखी, बहुत सारे अर्जुन देव ने लिखी। अभी जो मेरे को नाम सामने याद आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। इरफान साहब ने भी लिखा था जी, इरफान साहब ने एनसीईआरटी के लिए नहीं लिखी। लिखा था एक, कौन सी? 7th क्लास की थी शायद, 7th क्लास की थी। नहीं, उनकी टेक्स्ट बुक कोई नहीं है। मिडीवल इंडिया सतीश चंद्रा साहब की है, आर.एस. शर्मा की इंडिया है, 11th 12th के लिए था जी। मैं 7th क्लास की बात कर रहा था। वो सतीश सतीश चंद्रा जी की 12th क्लास में। रोमिला, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं गलत हो सकती हूँ, नहीं ठीक है, कोई रोमिला फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब बड़े नाम हैं, ये सब बड़े नाम हैं, हम लोग बहुत नाम की बात नहीं हो रही है, नाम की बात नहीं हो रही है। और ये सारे लोग कोई एक ही व्यू पॉइंट के नहीं थे, ये भी मैं असर्ट करना चाहती हूँ। एक हमेशा ये कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने कैप्चर कर लिया, ये एक ही ब्रश से सबको पेंट करना कि सारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन थे, और अगर लेफ्टिस्ट से व्यू पॉइंट से इन्फ्लुएंस भी थे तो उनके कई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छे स्कॉलर थे जो चूज किए गए थे और जिन्होंने किताबें लिखी। हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, पर मैं ये नहीं एग्री करती कि एक कॉन्शियस सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ। आप जो कह रहे हैं डायरेक्टिव दिए, आपने वेस्ट बंगाल का कुछ कोट किया, आई एम नॉट फेमिलियर। हो सकता है आप जो कह रहे हैं सच कह रहे होंगे, हो सकता है जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी उसके कुछ डायरेक्टिव्स होंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ देम। पर जहां तक मुझे पर्सनली भी मालूम है, क्योंकि एस गोपाल जो हमारे सीनियर प्रोफेसर थे, बिपिन चंद्रा जो मेरे तो खुद टीचर और गाइड रहे हैं, रोमिला थापर जो है, सतीश चंद्रा, उनके साथ पर्सनल लेवल पे भी इंटरैक्ट करने का बहुत मौका मिला, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस उस पीरियड के बहुत बारी समझाए और बताए। तो जिस तरह से डिबेट होके ये किताबें लिखी गई, एक एक सेंटेंस जो है उसका एक कमिटी था वो देखती थी, और ये देखा जाता था कि टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए लिखी जा रही है तो ये कंसेंसस व्यू पॉइंट होना चाहिए, कोई एक पर्सपेक्टिव का नहीं होना चाहिए कि ये मार्क्सिस्ट है या नेशनलिस्ट है या कॉलोनियल है। इसमें जो एक कंसेंसस है स्कॉलर्स में वो सामने आना चाहिए। तो इसीलिए आप देख लीजिए आज तक ये किताबें जो है मोस्ट ऑफ द बुक्स, एनसीईआरटी ने जब इन्हें निकाल दिया तो वो किताबें खत्म तो हुई नहीं। माखनलाल जी, एक लोग भी अपनी पसंद बताते हैं, अभी तक वो जो किताबें हैं फिर प्राइवेट पब्लिशर ने छापी, और आज भी जो वो किताबें हैं वो थाउजेंड्स में प्राइवेटली बिकती है। और उस वक्त वो किताबें वर्चुअली मुफ्त में दी गई थी, और इन स्कॉलर्स को इतने साल कोई रॉयल्टी भी नहीं मिली थी। किसी को 1000 रुपया मिला था, किसी को 500 रुपए मिले थे, किसी को 1500 रुपए मिले थे। उसके बाद जब ये प्राइवेट सेक्टर में चली गई, यूपीएससी के बच्चे यूज करते हैं, कॉलेज के बच्चे यूज करते हैं, टीचर्स इनको पढ़ाने के लिए, तो इन किताबों की एक क्वालिटी है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप उनके पर्सपेक्टिव से डिसएग्री कर सकते हैं, पर मैं फिर से असर्ट करूंगी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स लिखी गई थी वो एक नैरो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई थी, और ये स्कॉलर्स जो थे ये सिर्फ उनके व्यू पॉइंट कुछ भी हो, उनके पॉलिटिक्स कुछ भी हो, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे वर ट्रू टू द क्राफ्ट ऑफ द हिस्टोरियन, दे वर ट्रू टू फैक्ट्स। यू कैन डिसएग्री, they would agree with you कि अगर कोई नया फैक्ट आप लाएं, they'll be the first one to disagree. At least this is my experience, this is what I learned from them as a student. मैंने कभी इन किसी भी स्कॉलर से, और इनमें से बहुत सारों से मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ, कभी ये नहीं सीखा कि जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो प्राइमरी होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए कि जब मैं क्लास में भी पढ़ाती हूँ
अगर मैं सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ा रही हूँ, मैं उसको क्रिटिक भी करूंगी, पर सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी कि ये पर्सपेक्टिव क्या है, ये लोग क्यों ऐसा कहते हैं, इसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी है, इसके पीछे कौन से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसके पीछे कौन सा पॉलिटिक्स है। जैसे सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव आप नहीं समझ सकते अगर आप ये नहीं समझे कि 60s में इंडिया में एक बहुत पावरफुल माओइस्ट मूवमेंट हुआ था। वो एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी, और वो माओइस्ट मूवमेंट ने इंटेलेक्चुअल स्फीयर में भी बहुत पावरफुल एक इन्फ्लुएंस था। उस वक्त के जो यंग लोग थे, उस वक्त के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, और बहुत सारे वो इंडिया से बाहर चले गए, पर उनका जो पर्सपेक्टिव था वो एक माओइस्ट पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस था। तो ये सब चीजें हम एनालाइज करते हैं, ये एक रियलिटी है जिसको हम एनालाइज करते हैं। और हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम हमेशा समझाते हैं स्टूडेंट्स को कि अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी यहाँ सच और झूठ की बात नहीं है, पर हम ये समझाते हैं कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स क्यों इमर्ज करते हैं। सोसाइटी में हर तरह की जरूरतें पैदा होती हैं, और फिर पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी उन जरूरतों को आंसर करने के लिए आता है, और जो स्कॉलर है वो भी उससे इन्फ्लुएंस करता है। स्कॉलर कहीं बाहर नहीं बैठा होता, पर एट द सेम टाइम एक स्कॉलर का धर्म होता है कि वो फैक्ट्स, ही इज ट्रू टू द फैक्ट, वो क्रिएट नहीं कर रहा फैक्ट्स। आप जहां तक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, नेचुरली सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सब्जेक्ट जो है वो भी मैटर करता है। मान लो मेरा सब्जेक्ट है सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस इन इंडियन हिस्ट्री, मान लो, तो नेचुरली मैं सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस जो है उन पे ज्यादा जोर दूंगी। मान लो मेरा सब्जेक्ट है टू लुक एट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह स्टडी करूंगी। अगर मेरा सब्जेक्ट है अनटचेबिलिटी इन एंशिएंट इंडिया, स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, जैसे कि आर.एस. शर्मा ने किताब लिखी स्लेवरी ऑन स्लेवरी शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया, और हमारे वो जो बहुत अच्छे स्कॉलर थे जिनकी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, देवराज चांदना, उन्होंने लिखी ऑन स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। अब आपको भी मालूम है मक्खनलाल जी कि जब इन किताबों के क्रिटिसिज्म हुए तो ये भी क्रिटिसिज्म हुआ कि एंशिएंट इंडिया की जो किताब है वो अनटचेबिलिटी के बारे में क्यों बताती है। जब आप कह रहे हैं कि हार्श फैक्ट सबके सामने आने चाहिए, तो क्या हार्श फैक्ट सिर्फ यही है कि मुसलमान जो कॉन्करर आए थे उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े? किसको नहीं पता है कि तोड़े हैं? ये कौन सा सप्रेस्ड फैक्ट है? ये तो मतलब हम बचपन से इसको जानते हैं। कौन सी टेक्स्ट बुक है जिसमें ये नहीं दिया गया? पर क्या अनटचेबिलिटी हमारे समाज का एक हिस्सा नहीं है? आज भी हमारे समाज की एक रियलिटी नहीं है, ये टोटल रियलिटी नहीं है। बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे समाज में, पर जो चीजें हुई उपज हमारे समाज में उनके बारे में लिखना क्या गलत है? इनको स्कोर आउट करवाया गया जब इन किताबों का क्रिटिक हुआ, तो ये भी कहां तक लेजिटिमेट है कि जो हमारी समाज की वीकनेसेस है हम उनको सामने नहीं आने देते। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। जब आप रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तब भी एक सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है कि हम एक पीरियड को और एक समाज को हम ग्लोरीफाई करना चाहते हैं और दूसरे पीरियड को हम नीचा दिखाना चाहते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, आई डोंट बिलीव इन एनी गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री। ना मुझे गुप्ता पीरियड कोई गोल्डन लगता है, ना मुझे मुगल पीरियड गोल्डन लगता है। और इतिहासकार का ये काम नहीं है कि गोल्डन पीरियड और डार्क पीरियड्स के बारे में बात करें। हमारा काम है जैसा जो समाज था, और मेरा ये मानना है कि हर समाज में, हर फेज में, हर धर्म में, हर उसमें अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। हिंदुइज्म में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। उपनिषद्स आर सो इंस्पायरिंग, ऑफ कोर्स, हु कैन डिनाई दैट? दे हैव इंस्पायर्ड साइंटिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। द बेसिक हिम इन द उपनिषद, आज तक लोग जो है उससे इंस्पायर होते हैं। और हिंदुइज्म में बहुत अच्छी चीजें हैं। आई एम अ हिंदू, आई ऑल्सो नो दैट। I come from a family of आर्य समाजीज। तो हिंदुइज्म में रिफॉर्म भी तो किए। दयानंद ने रिफॉर्म क्यों किया? आर्य समाज क्यों लाया? क्योंकि उसने देखा कि कुरीतियां थी हिंदुइज्म में। पूरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट 19th सेंचुरी में क्यों चला? अगर हमारे बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल्स हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश कर सकते थे, गांधी जी रिफॉर्म करने की कोशिश कर सकते थे। गांधी जी ने ये कहा कि अगर किसी भी हमारे स्क्रिप्चर में ये जस्टिफाई किया हो कि अनटचेबिलिटी अच्छी चीज है, तो मैं उस स्क्रिप्चर को रिजेक्ट करता हूं। उन्होंने कहा, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि हमारे स्क्रिप्चर में जस्टिफिकेशन है, पर अगर कोई मेरे सामने लाके मुझे स्क्रिप्चर दिखा दे जिसमें अनटचेबिलिटी को डिफेंड किया गया है, तो मैं उस स्क्रिप्चर को रिजेक्ट।
तो हिंदुइज्म के अंदर से भी रिफॉर्मर जो आए हैं उन्होंने हिंदुइज्म को क्रिटिक किया है। तो आज बैठे हुए ऐसे हम इतिहासकार क्या एक क्रिटिकल व्यू से नहीं देखेंगे हर एक चीज को, चाहे वो बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, और कोई भी, जैसे अगर आज का पर्सपेक्टिव आप भी जानते हैं, विमेन्स हिस्ट्री एक नया फील्ड है जो पिछले 40-50 सालों में हमारे सामने आया है। हिंदुस्तान में मैं कहूंगी पिछले 20-30 सालों में इसमें बहुत रिसर्च हुई है, बहुत चीजें सामने आई है। तो क्या जो महिलाओं की जो स्थिति रही है हमारे समाज में, चाहे वो एंशिएंट पीरियड में हो, वैदिक में हो, उसके बाद के पीरियड में हो, चाहे मुगल पीरियड में हो, चाहे साउथ में चोलास के अंडर हो, बहामनी किंगडम में हो, या विजयनगर में हो, या कॉलोनियल पीरियड में हो, या आज हो, हम उसके बारे में लिखेंगे नहीं। और महिलाएं अपना जो हिस्ट्री देखेंगी या आदमी भी जब उस हिस्ट्री को लिखेंगे तो नेचुरली वो एक रोजी पिक्चर तो नहीं हम दिखा सकते। अच्छी चीजें भी हुई हैं, देयर आर फेजेस व्हेन women's condition has improved, there are phases when it has been very very bad, and not only in the medieval period. ये एक romanticization, दो नाम लेके गार्गी और ये और वो करके के हम ये कहानी बताने की कोशिश करें कि एंशिएंट इंडिया में महिलाएं जो थी बहुत ऊंचे स्तर पर सारी रहती थी, हर समाज की, दलित समाज की, ट्राइबल समाज की, द्रविडियंस आफ्टर द कमिंग ऑफ आर्यंस, मतलब कैसे हम ये रोजी पिक्चर बता सकते हैं। तो मेरा एक ही प्ली है, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। एज ए हिस्टोरियन मैं जितना अपना बायस, मैं वर्ड कॉन्शियसली यूज कर रही हूँ, बायस का मतलब यहाँ व्यू पॉइंट से है, जितना मैं अपना बायस कॉन्शियसली जानती हूँ उसको क्रिटिक करती हूँ, और आज मैं कुछ सोचती हूँ और मैं 10 साल बाद या 5 साल बाद उसको रिजेक्ट भी करती हूँ। मेरे जो गुरु रहे बिपिन चंद्रा, उन्होंने अपने आप को जितना क्रिटिक किया, कितना उन्होंने जो उनके व्यू पॉइंट्स जो 60s में थे, जो 70s में थे और फिर जो 80s में थे, जमीन आसमान का फर्क है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि फर्स्ट रेट इंटेलेक्चुअल कैसे अपने आप को क्रिटिक करते हैं और ओपनली कहते हैं कि मैं गलत था और अब मेरी ये व्यू पॉइंट है। ये महात्मा गांधी ने हमें सिखाया। उन्होंने कहा कि मैं फॉसिलाइज हो गया हूँ। किसी ने पूछा कि आपके 4 स्टेटमेंट हमें मिलते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट हम ठीक माने, कई उनमें फर्क होती है। तो कहते हैं नेचुरली जो मेरा मोस्ट रिसेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मेरा दिमाग तो चलना बंद हो गया। एक डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग का, और एज हिस्टोरियंस नेचुरली मैं जिस पर्सपेक्टिव से 70s में देखती थी दुनिया को, हिस्ट्री को, आज अगर मैं उसी पर्सपेक्टिव से देखूंगी तो इसका मतलब है मैंने 40 सालों में कुछ सीखा नहीं है, ना अपने डिसिप्लिन से कुछ सीखा, ना अपने स्टूडेंट से कुछ सीखा, ना दुनिया में क्या हो रहा है मेरे आसपास उससे मैंने सीखा। तो ये तो पर्सपेक्टिव के बगैर फैक्ट्स का सिलेक्शन नहीं हो सकता, और वो पर एट द सेम टाइम इट इज डायलेक्टिकल। ये रिलेशनशिप ब्लैक एंड व्हाइट का नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एंड फैक्ट्स, और आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर मुखर्जी वन क्विक क्वेश्चन एंड प्रोफेसर मुखर्जी वन क्विक क्वेश्चन एंड देन आई विल मूव टू प्रोफेसर मक्खनलाल। इसमें एक क्रिटिक और आता है, वो क्रिटिक है हेजिमनी का, पावर का क्रिटिक है। वो क्रिटिक ये है कि एकेडमिक्स में या हिस्ट्री के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हुए हैं, एवरीबडी वांट्स टू प्लीज देम, एवरीबडी वांट्स टू बी इन देयर गुड बुक, everybody wants to play as per the rules set by them। और इसलिए ये इल्ज़ाम लगता है कि जब इस देश के एकेडमिया में और हिस्ट्री राइटिंग के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर लेफ्ट विंग से प्रभावित लोग बैठे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके पीछे जो फौज तैयार हुई या जो उनके अनुयायी तैयार हुए, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा। एक किस्म की कन्फर्मिस्ट अप्रोच बन गई कि भैया इसी इकोसिस्टम में काम करना है। उसको जिसने भी चैलेंज किया उसको कम्युनल कह के बाहर कर दिया गया, उसको हिंदूवादी, उसको रिविजनिस्ट और ये सब कह दिया गया। इसलिए ये दूसरा व्यू पॉइंट नहीं पलटा। और थोड़ा सा मैं बहस बड़ी हो जाएगी, जेएनयू का भी ये एक बड़ा लेजिट क्रिटिक माना जाता है कि वहाँ लेफ्ट इंटेलिजेंसिया तो बहुत पनपा, लेकिन राइट विंग के इंटेलिजेंसिया को पनपने की मोहलत नहीं मिली। और उसके लिए कहा जाता है कि जो वहाँ के एकेडमिक्स में लोग थे तो ज़्यादातर लेफ्ट की अलग अलग विंग्स की लीनिंग वाले थे, इसलिए स्टूडेंट्स को भी वही सहूलियत लग रही थी कि इसी पेरिफेरी में मूव करो। प्रोफेसर मुखर्जी देखिए, ये अब देखिए, ये तो
मालूम है आप जो क्रिटिक कर रहे हैं बहुत फेमिलियर This is not my critique, Professor. My job is to raise all questions available in the sphere. I know. I said I am familiar with this जी. critique. It's not a new critique. It has been there for a long time. In fact, JNU ने इस क्रिटिक को शुरू से ही फेस किया था. जब JNU बना तो ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने ये बनाया है और इंदिरा गांधी उस वक्त लेफ्ट के ऊपर रिलाई कर रही थी. Island of den of left liberals. जी हाँ, तो बहुत कुछ ऐसी बातें शुरू से ही हम लोगों को JNU में आने पे जो है ये फेस करनी पड़ी है. ये आज की कोई नई बात नहीं. Yes. Let's talk about the academic hegemony and power structure. जी ये भी एक फूको से आता है. ये पूरा पावर वाला जो एक एनालिसिस है जो अप्लाई किया जाता है एकेडमिक्स में कि यहाँ पे भी पावर कैसे वर्क करता है. देखिए बात ये है कि एक फैक्चुअली मैं आपको काउंटर करूँ. हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश, बहुत सारे राज्य, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है. एक छोटी सी यूनिवर्सिटी एक पहाड़ी के ऊपर एक जंगल में वीरान जगह में बनती है. उस वक्त हमारे स्टूडेंट भी मतलब 1000, 1000, 2000 स्टूडेंट होते थे फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स. और दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा डिपार्टमेंट था उनका, कलकत्ता यूनिवर्सिटी इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, BHU इतना बड़ा डिपार्टमेंट, मद्रास यूनिवर्सिटी में हिस्टोरियन बड़े हुए हैं, पूरे बॉम्बे में हिस्टोरियंस है. कहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स नहीं है, हर जगह है. एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, मिडिवल हिस्ट्री के हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर के हैं. मतलब मैं आपको गिना सकती हूँ. एक JNU में कुछ हिस्टोरियन जो अपॉइंट हुए उन्होंने इतना डोमिनेट कर लिया पूरे देश को. क्या पावर था उनके पास मुझे बताइए. इंटेलेक्चुअल पावर उनका इतना था कि सब डर के आ गए. और इतने फैक्चुअली भी कितने स्टूडेंट JNU में आते थे आप गिनिए. आपकी छोटी छोटी क्लासेस होती थी हमारी. शुरू में 15-20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होते थे एक सेक्शन में, मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट में. बाद में क्लासेस थोड़ी और बड़ी हो गई. कुल मिला के तब भी कभी MA की क्लास में 60-70 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे एक साल में. 80s तक भी. इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उन्होंने पूरे इंडिया को डोमिनेट कर लिया, पूरे इंडियन हिस्ट्री को डोमिनेट किया. तो बाकी क्या कर रहे थे? वो रिसर्च नहीं कर रहे थे, पढ़ा नहीं रहे थे. उनके पैसे क्या इंदिरा गांधी ने काट दिए थे सबके? ये एक बहुत सारी फैंसीफुल कहानियां हैं. AMU में क्या एक इरफान हबीब, मक्खनलाल जी तो वहां पढ़ाए हैं, इनको मालूम है अच्छी तरह से, ये अंदर की कहानी ज्यादा जानते हैं मेरे से. AMU में आप इरफान हबीब का नाम बोलेंगे सबसे पहले, पर क्या इरफान हबीब AMU को कभी डोमिनेट कर पाए? निजामी साहब थे और थे, मैं कितने नाम आपको बता सकती हूँ. और ये जो ग्रुप मार्क्सिस्ट का वहां पे जिसको क्रिटिक किया जाता है वो छोटा सा था. वो तो बाद में जो थोड़े सीनियर हुए तो चेयरपर्सन बनी और ये तो इनका थोड़ा इन्फ्लुएंस था. अदरवाइज दे वर अ माइनॉरिटी. इसी तरह से कलकत्ते में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे जो बिल्कुल मार्क्सिस्ट नहीं थे, BHU में थे, हर जगह में थे. तो एक तो ये माइथोलॉजी जो क्रिएट की जाती है कि डोमिनेट कर दिया, ये कर दिया. आप JNU में पढ़े हैं, आपको पता है कि JNU के बारे में एक जो बाहर और भी बातें फैलाई कि JNU को रिसोर्सेज सारे दे दिए गए, बड़ी लग्जरी में लोग रहते थे. आपको पता है आपके हॉस्टल्स में क्या लग्जरी में आप रहते थे? हमको उतनी तनख्वाह मिलती थी जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को मिलती थी. मतलब कोई किसी तरह का मुझे नहीं कि कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज हमें मिले हो, बहुत फेवर मिले हो, बहुत लोगों को पता नहीं पोजीशंस मिली हो. हाँ, कुछ लोगों को पोजीशंस भी मिली, कोई राज्यसभा के मेंबर भी बने और दूसरी जगह से भी बने. ये तो कोई पिक्यूलियरिटी नहीं थी. पर पर्सपेक्टिव्स की जहां तक बात है, आप ये कहेंगे एक लेफ्ट विंग पर्सपेक्टिव JNU में डोमिनेंट था. मैं इस पे भी थोड़ा डिसएग्री करूंगी आपसे. अगर आप ठीक से एनालाइज करने चले कुछ सेंटर्स पे, यस मार्क्सिस्ट वर देयर, नॉन मार्क्सिस्ट वर देयर, अदर पीपल वर देयर. अब राइट विंग की जहां तक बात है, मैं यहाँ पे थोड़ा फ्रैंकली बोलूंगी कि generally in Indian academia there is a weakness of right wing perspective, not because of conspiracy by JNU, but because right wing maybe didn't answer the problems faced by history put before the people of India. Maybe people of India, the politics of India looked for answers in some other field and not in the right wing perspective. अब क्या हुआ इस समाज में?
अब क्या बातें सामने आई हैं, बिकॉज आई ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी ऑल्सो बाय लिंकिंग विद सोसाइटी। क्यों ये पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी के थ्रू नहीं आते। इसी पॉइंट पे प्रोफेसर, इसी पॉइंट पे प्रोफेसर जी, लेट मी क्लैरिफाई, ना हम सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं ना चाइना की बात कर रहे हैं। इंडिया में देयर वाज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे और बहुत सारे स्कॉलर्स थे, वो सब क्या कर रहे थे? इसी पे प्रोफेसर माखनलाल से रिएक्शन लेते हैं। प्रोफेसर मुखर्जी कह रही हैं कि जो राइट विंग के हिस्टोरियंस हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनके हिस्से की हीला हवाली रही। योर टेक सर। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, पावर स्ट्रक्चर एंड पावर गेम। सर, कार्ल पॉपर की एक किताब है, 2 वॉल्यूम में थी, 1 वॉल्यूम में भी आ गई है, 1943-44 में उस समय छपी जब सोवियत यूनियन टॉप पर था। उस किताब को आप भी, मुझे पक्का विश्वास है सौरभ जी, देखा होगा, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। यस जी हाँ। और वो 2 वॉल्यूम किताब पढ़ने लायक है कि हाउ द थिंग्स हैपन इन पावर स्ट्रक्चर एंड हाउ द एल्बोइंग इज डन इन सच ए मैनर that there is no space left for anybody having, and the best description you will find the chapter dealing with Immanuel Kant, the way he came to dominate the entire German academia. It's amazing. So I'm not going to get into great detail because that was not the issue of historical. You had asked the question, so I mentioned that. Let me come back to pointed on the issues she has very kindly raised and gone in great detail. I shall not go into great detail, but I need to clarify that, and I'm sure that she will appreciate it. बहुत लंबे विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, ना मेरी जाने की इच्छा है। E.H. कार को, और दूसरा उन्होंने कोट किया था उनको, जो मार्क ब्लॉक हैं, हिस्टोरियंस क्राफ्ट। मेरे ख्याल से वो जब उनकी बातें कह रही हैं कि वो ये कह रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कह रहे हैं, आइडियाज कह रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ आइडियाज कह रहे हैं, पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, फ्रेमवर्क कह रहे हैं, उसमें फिर जो बात इन्होंने कही थी E.H. कार ने, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो मेरे ख्याल से पेज नंबर 9 या 10 पर ही है। और वो ये है कि योर सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट्स, पिकिंग ऑफ द फैक्ट्स आर ऑल dominated by your upbringing, your personal belief, your social belief, and your religious belief. So I think that has to be underlined, that Carr is no saint. He is pointing out that how the things happen, what are the factors which influence all those. I forget to say who it was who said that all historians who preach and think that they are a preacher and they are promulgating the truth, they are simply humble. They are not correct. नंबर 2, जब मार्क ब्लॉक की बात आई, और ये बात आई कि आप पर्सपेक्टिव लेके चलिए, ये बात आई कि आप एक फ्रेम लेके चलिए, और सभी फैक्ट्स तो फ्रेम में नहीं फिट होंगे, आपको यू हैव टू सेलेक्ट द फैक्ट्स. Why do you take a framework in order such a lot of facts go out of the frame? Why do you have to begin with perspective? As a student of मैं विद्यार्थी आर्कियोलॉजी से शुरू किया, हमारे एक चीज सिखाई गई, आप अपनी स्लेट ब्लैंक लेके चलिए, जिस भी विषय पर लेके चलना है, कोई थ्योरी मत बनाइए कि आपको ये प्रूव करना है या आपको ये प्रूव करना है. आपने एक बहुत अच्छी बात कही, हिंदू समाज की अगर कोई बुराई है तो उस पर भी उतना ही खुल के बात होनी चाहिए जितना और विषय पे होती है, कतई छिपाने की कोई बात नहीं होती. एक चीज और भी बहुत अच्छी है जो पॉइंट आउट आपने किया, हिंदू समाज की एक बहुत अच्छी बात रही है शुरू से, ये उपनिषद भी आए और चीजें आई, वो एक रिफॉर्मेशन की परंपरा थी, ऋग्वेद से लेके दयानंद सरस्वती के या विवेकानंद तक हिंदू समाज में हमेशा रिफॉर्मेशन हुआ, और रिफॉर्मेशन इसीलिए हुआ कि बुराइयां थीं, उस पर स्पष्ट लिखा जाना चाहिए. लेकिन दिक्कत यह है कि जब हम फ्रेम बनाते हैं, हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ही निष्पक्ष हो, हमेशा ये बायस्ड रहेगा. आपने शब्द इस्तेमाल किया था, खुद ही बायस्ड शब्द इस्तेमाल किया था, और
हमें कभी भी, देयर इज नथिंग लाइक साइंटिफिक हिस्ट्री, देयर इज नथिंग लाइक सोशल साइंसेज में साइंस नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आई फर्मली बिलीव, बिकॉज साइंस में 2+2 मैथमेटिक्स को प्रूव कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सोशल साइंसेज में एक पर्सपेक्टिव आपका है, एक मेरा है। अगर वो साइंटिफिक होता तो एक ही पर्सपेक्टिव हम दोनों का रहता, एंड देयरफॉर उतनी गुंजाइश हमें हमेशा रखनी चाहिए। रही बात इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो, एक बार पुनः ईएचकार पे जाएंगे कि आपकी अपब्रिंगिंग, इसीलिए आप देखिए आज जो बात चल रही है, वाई दलित हिस्ट्री, दलित लिटरेचर इज सो वेरी डिफरेंट। वो यही बात कह रहे हैं कि आपके इंटरप्रिटेशन से हम एग्री नहीं करते, क्योंकि आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी धार्मिक स्थिति हमसे अलग थी, लिहाजा जिस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं आप नहीं देख सके थे। तो मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन यही हमेशा रहा है कि नहीं, मैंने इसीलिए हार्ड एग्जाम्पल दिया, चाहे सबाल्टर्न की हो, मैंने तो लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, दलित लिटरेचर की बात चल पड़ी है, दलित इतिहास की बात चल पड़ी है। क्यों ये चली? उनका आर्गुमेंट यही है कि जिस तरह से आप लिख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम नहीं देख सकते, क्योंकि आपका परिवेश, आपका परिवार, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी चीजें हमसे बहुत अलग है। तो मेरे ख्याल से इस बात की गुंजाइश न रखें अगर, तो वो इतिहास फेल हो जाएगा। आपकी एक बात थी, आपने कहा कि लेफ्ट डोमिनेशन की बात, मैं कोई बहुत क्रूड एग्जाम्पल में नहीं जाना चाहता। जो लोग नेचर चैनल देखते हैं या नेचर को समझते हैं, अमित जी, मेरा अबाइडिंग इंटरेस्ट नेचर में है। हाउ ए डोमिनेटिंग स्मॉल ग्रुप completely hegemonizes packs of thousands and thousands of others. So it's more question that who remains very united, who are powerful. और मैंने इमैनुअल कांट का एग्जाम्पल देते हुए, आप जरा वो कार्ल पॉपर का ही देख लीजिएगा, और लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये दोनों किताबें मेरी बहुत फेवरेट रही हैं स्टूडेंट लाइफ से। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो आपने बात कही कि राइट पर्सपेक्टिव अपना नहीं दे सका, लेफ्ट दिया, शायद आपकी बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है, मैं इसे नहीं करूंगा परहेज। लेकिन एक बात और भी है, सुना उसी को जाएगा जिसको बोलने दिया जाए। मैं जानता हूं ICHR में कि किस तरह से सैकड़ों प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फ्रेम, थ्योरेटिकल फ्रेम, आइडियोलॉजिकल फ्रेम में नहीं फिट बैठते थे। और हम नहीं बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं इन सब चीज़ों का, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये बहस लंबी चलती है, ना हम लोग आज खत्म कर पाएंगे, ना आगे खत्म हो पाएगा। लेकिन मेरी प्रार्थना बस एक ही रहती है, हम किसी के व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन में नहीं जा रहे हैं। एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, NCERT की जो किताबें लिखी गई 1968-70 में, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे जिनका सम्मान मैं भी करता हूँ। कभी भी RS शर्मा मुझसे मिले हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पैर न छुआ हो। मैं कभी भी, इरफान साहब आज भी मुझे मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने सीधे सलाम न किया हो। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि 1967-68 में जो किताबें लिखी गई, 1990 आते आते, 2000 आते आते, 2002 आते आते कुछ तो रिसर्च हुआ था आर्कियोलॉजी में, कुछ तो रिसर्च हुआ एंशिएंट हिस्ट्री में। इन 33-34 सालों में जो रिसर्च हुई, उनको समाहित करना भी बहुत जरूरी था। अन्यथा तो लगता है कि 1967-68 में रुक गई चीजें, उसके बाद कहीं कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बात भी EHCAR के ही मुंह से कहलवा दी जाए तो अच्छा है। ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्पोररी हिस्ट्री, ईच जनरेशन हैज टू राइट इट्स ओन हिस्ट्री। ये EHCAR का ये पेज नंबर 9-10 पे ही है, आपको याद होगा। हर कोई भी हिस्ट्री न तो फाइनल है, न कोई भी ओपिनियन फाइनल है, न कोई भी चीजें फाइनल है, न फैक्ट्स फाइनल है। दे विल गेट सप्लीमेंटेड। हर जनरेशन को अपना इतिहास लिखने का अधिकार है और उसे लिखना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि हमने जो लिख दिया वही अंतिम सत्य है, उनके बारे में मैं ईश्वर से प्रार्थना इतना ही करूंगा कि उन्हें अमर रखें। ऑलराइट सौरभ जी। जी, मेरे पत्रकारिता के जीवन में कुछ ऐसे मौके होते हैं, और ये कुछ ही होते हैं, क्योंकि हमें लगातार खुद पर भी निगहबानी रखनी होती है
कि किसी भी किस्म के गुरूर की गर्द हमारे ऊपर ना चढ़ जाए, अहम से मुक्त रहें, क्योंकि हम ज्ञान के, खबर के, सत्ता से, संवाद के और सवाल के पेशे में हैं। पर कुछ मौके होते हैं जब गर्व होता है कि हम लल्लन टॉप जैसे एक संस्थान को बना पाए, उसके लिए काम कर पाए और एक ऐसी संस्कृति बना पाए जो देश में कुछ दुर्लभ हो चली है, कि जहां पर ऐसे दो विद्वान अपने अपने विषय के आकर बिना एक दूसरे का अपमान किए, बिना एक दूसरे पर चीखे चिल्लाए, जो संवाद की सहस्रों वर्ष पुरानी भारतीय परंपरा है, शास्त्रार्थ की परंपरा है, उसको जीवंत कर सकें और हम और आप श्रोता के तौर पर उसको सुनकर, गुनकर कुछ बेहतर नागरिक, कुछ बेहतर इंसान और कुछ बेहतर इतिहास दृष्टि हासिल कर सकें। प्रोफेसर मुखर्जी, प्रोफेसर मक्खनलाल, आपने इतने विद्वतापूर्ण ढंग से अपनी बात कही, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी कृतज्ञ। आखिरी में मेरी एक गुजारिश है आप दोनों से, अगर आप मेरे दर्शकों को इन जनरल इतिहास दृष्टि के हिसाब से और भारत के इतिहास के हिसाब से कुछ किताबें रेकमेंड कर सकें, 3-3 या 5-5, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। प्रोफेसर मुखर्जी, आई विल स्टार्ट विद यू। देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सवाल है, तो मेरा एक कहना चाहूंगी कि एक किताब जो जरूर पढ़नी चाहिए हर एक को, वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी, जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई, क्योंकि अभी तक एक तरह से एक कंटिन्यूअस पर्सपेक्टिव जो हमें उस किताब में मिलता है, आई डोंट थिंक हम आज तक उसको रिप्लेस कर पाएंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट हम नहीं लिख पाए। एज अ हिस्टोरियन मैं कह रही हूँ, एंड ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन, बट एवरी टाइम आई एम वेरी फेमिलियर विद दैट बुक। I think there is no substitute for it. I would even say कि world history पे अगर आपको कुछ पढ़ना है, तो मैं जनरल रीडर की बात कर रही हूँ। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है, तो जिस इजी तरीके से और जिस प्रोफाउंड तरीके से पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को इनकैप्सुलेट किया गया, राइट फ्रॉम एंशिएंट टिल द टाइम ही रोट इट इन द 30s, राइट अप टिल फासिज्म एंड नाजिज्म का पूरा जो इसमें डिस्कशन है, चाइना का, जापान का, लीग ऑफ नेशंस का, इट इज फैंटास्टिक। तो पुरानों में से, और उसमें एक ये भी है कि एक हमारे बहुत हमारे देश के एक, मतलब मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू, उनका सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं था, उनका एक इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी बहुत था। एक हाई पॉइंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन में कहूंगी भी रीच्ड इन जवाहरलाल नेहरू। We have to be proud of having produced such an intellectual. मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रही, इस तरह का विट और इस तरह का ग्रास्प और कैपेसिटी टू आर्टिकुलेट सब कुछ एक साथ में, मुझे लगता है, और उसको पढ़ने से और भी बहुत चीजें समझ आ जाती है, पूरा नेशनल मूवमेंट। और कमिंग टू कंटेम्प्रेरी, मोर कंटेम्प्रेरी, एक तो जनरल जो भी हम बात ही कर रहे थे कि इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, अभी तक मुझे लगता है कि व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ E.H. कार इज वेरी रेलेवेंट। और माखनलाल जी से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, जो उन्होंने कहा, उनको गलतफहमी हुई कि मैं ये कह रही हूँ कि एक ही पर्सपेक्टिव होता है और वही पर्सपेक्टिव ठीक होता है। बिल्कुल मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैंने तो कहा है इट इज कॉन्स्टेंटली अ प्ले बिटवीन फैक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एंड हिस्टोरियन ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप। जैसे आपको नए फैक्ट्स मिलते हैं, अपने फ्रेमवर्क को आप चैलेंज करते हो और फ्रेमवर्क को ब्रॉडन करते हो नए फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, फैक्ट्स को आप इग्नोर नहीं करते। तो ये भी मुझे लगा। फिर जहां तक एंशिएंट इंडिया का सवाल है, ऑफ कोर्स मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिकमेंड, माखनलाल जी बैठे हैं, पर रोमिला थापर का क्रिटिक उन्होंने किया, पर मुझे भी लगता है कि रोमिला थापर का जो काम है एंशिएंट इंडिया पे, और वो भी फ्रॉम द लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू जो आप ग्रास्प कर सकते हैं। एक तो सर्टेनली A.L. Basham का द वंडर दैट वाज इंडिया, आई थिंक इज स्टिल वेरी मच a book that will be enjoyed and it can be appreciated. And Indian scholars में again एक wide perspective, मैं narrow वाली किताबें नहीं बता रही हूँ, मुझे लगता है रोमिला थापर की जो किताब है वो बहुत ही अर्ली इन हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया पूरी आपको ले आती है
till the early medieval period, वो बहुत ही अभी तक relevant and can be read with great profit. और आप मतलब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा कवर करने का कोशिश किया थोड़ा. आपने मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत लिखा है. इफ यू कैन रेकमेंड वन बुक ऑन मॉडर्न हिस्ट्री. एक तो मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो नहीं, उसके अलावा हाँ जी. अब मैं अपनी किताब तो रेकमेंड करना अच्छा नहीं. मैं रिकमेंड करूंगा विपिन चंद्र. ऑल राइट, नाउ वील मूव टू प्रोफेसर माखनलाल. बट मॉडर्न. अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर मुखर्जी कि आपकी बुक का तो अभी जिक्र आएगा जो प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने, आपने, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने लिखी है. उसके अलावा मॉडर्न इंडिया पे जो बुक्स हैं, जैसे सुमित सरकार की किताब है, पलासी से विभाजन तक, मेरे ख्याल से शेखर बंदोपाध्याय की है. हाँ जी. हाँ, इन किताबों के बारे में आपकी. हाँ नहीं, ये सारी किताबें जो हैं बहुत यूजफुल हैं. बहुत. देखिए ऐसा है ना कि सुमित सरकार की जो किताब है 1885 से शुरू होती है, तो अर्ली पीरियड को नहीं कवर करती. और शेखर बंदोपाध्याय की किताब पूरे पीरियड को कवर करती है 1757 onwards. यस. हाँ, विपिन चंद्रा की जो मॉडर्न इंडिया है एनसीईआरटी वाली, फिर माखनलाल जी में कहेंगे कि आप वापस वहीं पे आ गए. 10 मई 1857 मेरठ की सड़कों पर अभी सवेरा उतरा ही था. यहां से शुरू होती है वो किताब. I can quote that book, Professor Bipin Chandra's book, from the first chapter and the first line. Such a legendary work. Professor Makhanlal. I think people have voted for that book in a big way, therefore I can also recommend it. Yeah. Professor Makhanlal. आपने 5 किताबों की बात कही है और मैं पीरियडाइजेशन में नहीं जाऊंगा. सर, मेरी निगाह में पूरा भारतवर्ष है और पूरे भारतवर्ष की एक पिक्चर देख के मैं सोचता हूँ सर, तो उसमें एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, मुगल, या रिपब्लिक, इसमें नहीं जाएंगे. हम 5 किताबें जो समझते हैं, एक किताब डेफिनेटली पढ़ना चाहिए सबको, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इट हैज ए गिफ्ट. देखिए आज की तारीख में 1946 में ये किताब लिखी गई थी, 42 से 46 के बीच में. आज की तारीख में पढ़ते समय आप उसका कैनवस देखिए और उसके अलावा उसका पर्सपेक्टिव देख लीजिए. आप फैक्ट्स में मत जाइए क्योंकि तमाम फैक्ट्स पिछले 80 सालों में बदल गए हैं. बेसिक चीज यू हैव टू एडमायर. और मेरी निगाह में भी जो मिर्जा जी ने एक बात कही, आई कंसीडर as consummate a politician as Jawaharlal Nehru and similarly one of the great intellectuals. Both the things. He was one of the great consummate politician. I can speak for hours together. क्योंकि जब अगर आप देखिए कि 1946 से लेके 1957 में उनके सारे साथी बाहर हो गए and he did it in such a fantastic way. चाहे राजा जी हो, चाहे फलाने हो, चाहे जेपी हो, सब बाहर हो गए. Nobody was there. तो anyway वो आज का विषय नहीं, अभी हम किताब पे ही हैं. पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो महात्मा गांधी की थी. महात्मा गांधी जा चुके थे. अब दूसरी बात that's for another debate, Professor. A.L. Basham's book remain unsurpassed as far as general perspective of Indian society, Indian culture, Indian civilization, Indian religion is concerned. He may have written certain way a little bit here and there, but until and unless somebody is able to replace that book, it remains irreplaceable. You're talking about Wonder That Was India. Yes. Yes. Wonder That Was India. Yeah. तीसरी किताब, you will be surprised, and that is Maharishi Aurobindo's Indian Culture. Okay. 5 चैप्टर हैं इसमें. हाँ, आपने देखा होगा शायद. सर, 4 या 5 चैप्टर हैं और लगभग 300 पेज की किताब है. मैं शर्त लगा सकता हूं कि 3 पेज तो दूर की बात है, आप 3 लाइनें नहीं काट पाएंगे. मैंने वो किताब लगभग 150 कापियां खरीद के अब तक अपने मित्रों में बांट चुका. क्योंकि आप पढ़िए तभी समझ पाएंगे कि अरविंदो की वो किताब एक दृष्टि देती है आपको, वो डिस्क्रिप्शन नहीं देती. इट्स नॉट लाइक हिस्टोरियन कि ये आया इसने अटैक किया, ये आया इसने ये गिरा दिया, नथिंग ऑफ द काइंड. इंडियन कल्चर वो किताब, सौरभ जी, मेरी प्रार्थना है कि ये वहां मिल जाएगी आपको. अरविंदो आश्रम जो है ना,
हौज खास के बगल में, जी जो मीरांबिका स्कूल है वहां जी सर। मिल जाएगी सारे पब्लिकेशन। तीसरी किताब वो, और चौथी बहुत छोटा सा है, 15-20 पन्ने की एक बुकलेट है 1902 की, रविन्द्रनाथ टैगोर की उत्तर पाड़ा स्पीच। शांति निकेतन में उन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस दिया था, इंडियन हिस्ट्री थ्रू इंडियन आईज। 1902 का है, भारतीय इतिहास भारतीय दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। ये 20 पेज, ये चीज ऐसी है जो दृष्टि देती है। और पांचवी मैं कहना चाहूंगा, भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, सब कुछ समझने के लिए ये संपूर्णता है। और लिहाजा मैं जब इतिहास की पुस्तकों को अपने विद्यार्थियों को भी रिकमेंड करता हूं, तो मैं ये नहीं कहता कि मक्खनलाल की ये किताब पढ़ लीजिए, एंशिएंट इंडिया पढ़ लीजिए, रोमला जी की ये पढ़ लीजिए। You select your books, but I would like to recommend which give you a vision, which give you a दृष्टि। और मेरी निगाह में मैं ये 5 किताबें देना, छठवीं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं केपी जायसवाल का हिंदू पॉलिटी रिकमेंड कर दूंगा। पहली बार भारतीय इतिहास में किसी ने ये दिखाया कि किसी विषय पर, किसी परंपरा पर लेकर किस तरह से सारे के सारे सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केपी जायसवाल की हिंदू पॉलिटी, इट रिमेन्स अनसरपास्ड बुक एवर रिटन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, नॉट पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप दोनों विद्वान प्रोफेसर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेता नगरी और लल्लन टॉप के दर्शक भविष्य में भी आपके विचारों से, आपकी विद्वता से, आपकी व्याख्या से समृद्ध होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस कमाल के सत्र के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं JNU के अपने क्लासरूम में बैठा हूं और एक लंबे सेमिनार से उठा हूं, जहां पर जोरदार और विद्वतापूर्ण बहस हुई।